एनसीईआरटी, आरबीएससी एवं हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रमाणित पुस्तकों से तैयार नोट्स आपके लिए प्रस्तुत है। आज जिस शासक को हम पढ़ेंगे उसने तलवार के बल पे नहीं बल्कि अपनी वैज्ञानिक बुद्धि के आधार पर न केवल संपूर्ण राजपूताने में बल्कि पूरे भारत में अपना नाम किया था और जिसकी प्रशंसा स्वयं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की है। तो उस शासक को हम पढ़ेंगे जिसने जयपुर को बसाया और किस प्रकार से पूरा का पूरा जयपुर को नक्षत्रों के आधार पर स्थापित कर दिया। तो उस शासक का नाम है सवाई जयसिंह। हम पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो लेक्चर में हम सवाई जयसिंह के बारे में सारी जानकारी पढ़ेंगे, साथ ही कौन कौन से प्रश्न आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड ने सवाई जयसिंह से पूछ लिए हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। किस प्रकार से कथन कारण के प्रश्न बनेंगे उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसलिए साथियों लास्ट तक बने रहिए, ये नोट्स आपका जीवन बदल देंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सवाई जयसिंह, इनका शासन काल जो है वो 1700 से 1743 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। सामान्य परिचय की हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो 14 नवंबर 1688 ईस्वी को जन्म हुआ। देखिए 14 नवंबर आप सभी को पता भी है कि चाचा नेहरू का बर्थडे भी हम मनाते हैं और 14 नवंबर को ही जन्म होता है सवाई जयसिंह का। तो ये आप आंकड़ा याद कर लेना। महान शासक है, सेकेंड ग्रेड में स्पेशल दिया हुआ है। और अगर जयपुर से कोई प्रश्न बनता है तो साथियों ये भी आपको पता है कि 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो सवाई जयसिंह से ही पूछे जाते हैं। बेसिक जानकारी देख लेते हैं। जन्म 14 नवंबर 1688 और मृत्यु जो है वो 21 सितंबर 1743। राज्याभिषेक याद रह जाएगा आपको 1700 ईस्वी में हुआ था, यानी 43 साल तक शासक रहे सवाई जयसिंह। इनके पिता जिनका नाम बिशन सिंह, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। 2 लेक्चर हमारे हो गए हैं। तीसरा लेक्चर हमारा चल रहा है कछवा राजवंश का। कछवा कौन थे, किस प्रकार से आए और कैसे प्रसिद्ध हो गए। और सवाई जयसिंह के समय तो कछवा निश्चित रूप से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। इनका मूल नाम विजय सिंह था। देखिए ये विजय सिंह, मूल नाम विजय सिंह था और औरंगजेब ने नाम की अदला बदली की थी। क्यों की थी, क्या है और आगे जाकर के किस प्रकार से इनके बीच में संघर्ष होता है दोनों भाइयों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के। ऐसा हुआ था, किसी ज्योतिष ने बताया था जयसिंह का नाम विजय सिंह था और जो छोटा भाई था उसका नाम, जो विजय सिंह था उसका नाम जय सिंह था। तो औरंगजेब ने इसके नामों की अदला बदली कर दी थी और वो इसके लिए शुभ साबित हो गया था। हालांकि ये राजनीतिक कारण बताए जा रहे। इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब चाहता था कि दोनों भाइयों के बीच में फूट रहे, इसलिए उसने नामों की अदला बदली की थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि किसी ने बताया था कि जो जयसिंह है, अगर ये जयसिंह, इसका नाम विजय सिंह है, अगर विजय सिंह के नाम से शासन करेगा तो प्रसिद्ध नहीं होगा, प्रसिद्ध अगर होना है तो जय सिंह। इसलिए बड़ा बेटा विजय सिंह था और विजय सिंह का नाम क्या रखा, जय सिंह। वापस सुन लो, जय सिंह का मूल नाम जो था वो क्या था, विजय सिंह था। कंफ्यूज मत होना। इसका छोटा भाई है जिसका नाम जय सिंह था, उसका नाम फिर विजय सिंह रख दिया था। सवाई जयसिंह ने सर्वाधिक कुल 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि सर्वाधिक मुगल बादशाहों का शासन देखने वाला शासक कौन था। तो ये सवाई जयसिंह, जिसने जयपुर की स्थापना की थी। सामान्य परिचय हमारा हो गया, जन्म, मृत्यु, राज्याभिषेक, पिता और मूल नाम। अब हम कुछ उपाधियां इनके लिए देख लेते हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो सवाई की उपाधि, जयसिंह को बोलते हैं ना अपन सवाई जयसिंह, तो ये सवाई की उपाधि जयसिंह को किसने दी थी, तो जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। याद आपको रखना है साथियों, औरंगजेब ने दी थी। इन्हें राजाधिराज की उपाधि ये फर्रुखसियर ने दी थी और राज राजेश्वरी की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। 3 उपाधि आपको याद रखनी है जयसिंह के लिए। सवाई राजा की उपाधि औरंगजेब, राजाधिराज की उपाधि फर्रुखसियर और राज राजेश्वरी की उपाधि मोहम्मद शाह रंगीला। वैसे भी नाम से भी पता है, सवाई मतलब छोटा है तो औरंगजेब नाम आ जाएगा, राजाधिराज इधर फर्रुखसियर और राज राजेश्वरी बड़ा नाम है तो मोहम्मद शाह रंगीला। ऐसे आपको याद कर लेना है। नोट में एक खास बात बताइए कि सबसे पहले किस राजपूत शासक को सवाई राजा की उपाधि दी गई थी, तो राजपूताने में सबसे पहले सवाई की उपाधि प्राप्त करने वाला शासक
मारवाड़ का सूर सिंह था और अकबर ने इसे सवाई राजा की उपाधि दी थी। तो सबसे पहले सवाई राजा की उपाधि मारवाड़ शासक सूर सिंह को किसने दी थी? अकबर ने दी थी गुरुजी। ये सवाई का मतलब क्या होता है ये भी बता दो। तो सवाई का मतलब होता है सवा गुना, मतलब दूसरे राजाओं से सवाया है अर्थात सवा गुना है, प्लस है, जिसे अपन कहते हैं ना 21 है मतलब अच्छा है, तो सवाई का मतलब सवा गुना है। सवाई जयसिंह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हम शुरू करते हैं। सामान्य परिचय देखा, 3 उपाधियां देखी हमने, और अब सवाई जयसिंह से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 1700 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। पहला घटनाक्रम जो आता है वो 8 जून 1707 को क्या हुआ था। देखो 8 जून 1707 ईस्वी में सवाई जयसिंह के समय औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें सवाई जयसिंह ने और मारवाड़ शासक अजीत सिंह ने आजम का सहयोग किया था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो इसके बेटे थे आजम और मुज्जम। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू होता है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात घटना दिल्ली की, देखो आजम और मुज्जम में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ और सवाई जयसिंह और जोधपुर के राजा अजीत सिंह दोनों ने किसका सहयोग किया? आजम का सहयोग किया था। जबकि जयसिंह का भाई विजय सिंह, मैंने आपको बताया था नाम अदला बदली की थी, विजय सिंह ने मुज्जम का सहयोग किया था। परंतु इस उत्तराधिकार संघर्ष में आजम हार जाता है, अर्थात जिसका सवाई जयसिंह और मारवाड़ शासक अजीत सिंह ने सहयोग किया वो हार गया। कौन जीत गया? मुज्जम जीत गया। इसलिए कहते हैं ना लाडा की बुआ नहीं बनना चाहिए बीच बीच में। अब लाडा की बुआ बने तो भुगतो। मुज्जम जीत गया तो मतलब जयपुर रियासत यानी जयसिंह भी दुश्मन हो गया मुज्जम का, और मारवाड़ का अजीत सिंह भी मुज्जम का दुश्मन हो गया। देखो परंतु इस उत्तराधिकार संघर्ष में मुज्जम, जिसको बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, उनकी विजय हो जाती है। अतः आजम का सहयोग करने के कारण मुज्जम ने क्या किया था? अब दुश्मन हो गए ना, आमेर और मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया। यानी जयसिंह से आमेर छीन लिया और अजीत सिंह से मारवाड़ छीन लिया। दोनों पे अधिकार कर लिया किसने? मुज्जम ने। इन्होंने सहयोग किसका किया था? आजम का। दोनों छीन लेते हैं और आमेर का नाम बदल कर क्या कर दिया? मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रखा था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। किसने रखा था ये नाम? किसने जीता था आमेर को? तो आमेर का नाम मोमिनाबाद या इस्लामाबाद किसने रखा? मुज्जम ने रखा था, याद रखना। सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह को आमेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इस विजय सिंह ने मुज्जम का सहयोग किया था, मुज्जम की तरफ से लड़ा था। वो दोनों आजम की तरफ से लड़े थे। कहानी समझ में आ गई? आजम और मुज्जम के बीच में जो युद्ध हुआ था ना 1707 ईस्वी में, उस युद्ध का नाम था जजाऊ का युद्ध, और ये कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था, याद रखना। इस युद्ध में जयपुर और मारवाड़ रियासत ने आजम का सहयोग किया। सवाई जयसिंह का छोटा भाई विजय सिंह ने मुज्जम का सहयोग किया, और इस जजाऊ के युद्ध में जीत किसकी होती है? मुज्जम की होती है। अब दोनों से रियासतें छीन ली गई। सवाई जयसिंह से जयपुर छीन लिया और अजीत सिंह से मारवाड़ छीन लिया। अब क्या करेंगे ये? अब देवारी समझौता होगा। ये आएंगे मेवाड़ के अंदर, और मेवाड़ का शासक उस समय कौन है? अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय के पास में आते हैं और एक बहुत बड़ा समझौता होता है जिसे देवारी समझौते के नाम से जाना जाता है। देवारी स्थान जो है वो उदयपुर में है साथियों। देखो 1708 ईस्वी में युद्ध हुआ। 1708 में सवाई जयसिंह, अजीत सिंह मारवाड़ का है और अमर सिंह द्वितीय ये मेवाड़ का है। इन तीनों के मध्य में एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी, और इस समझौते के तहत मेवाड़ शासक अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया था, जो सिसोदिया रानी के नाम से जानी गई। साथ ही मारवाड़ शासक अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री, जिसका नाम है सूरज कुंवर, इनका विवाह सवाई जयसिंह के साथ में किया था। गुरुजी क्या समझौता हुआ हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं अपनी भाषा में आपको समझा देता हूं दोस्तों। देखो हुआ क्या था, जयपुर के जयसिंह से आमेर छीन लिया, मारवाड़ के अजीत सिंह से मारवाड़ जोधपुर छीन लिया,
जब छीन लिया तो ये उदयपुर में आते हैं और उदयपुर का शासक उस समय कौन था? अमर सिंह द्वितीय। और अमर सिंह द्वितीय के पास में आकर के रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमसे रियासतें छीन ली गई है, आप हमारा सहयोग करो। तब अब मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने कहा मैं सहयोग करूंगा। जयसिंह को बोला लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? बोले आप बताओ, आप जो बोलोगे हम करने के लिए तैयार है। तब मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने यह कहा था सवाई जयसिंह को कि मैं सहयोग करूंगा, तुम्हें जयपुर का प्रशासक नियुक्त करवाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि मेरी पुत्री है जिसका नाम है चंद्रकौरी, उससे तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। और बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी कर लूंगा ना, इसमें क्या है, राजा तो कई सारी शादियां करते हैं। बोले ये तो फायदे की बात है। बोले फायदा तो है लेकिन इस शर्त में भी एक और शर्त है। तो बोले बता दो अमर सिंह जी क्या शर्त है? अमर सिंह ने कहा मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा, इससे जो पुत्र होगा वही अगला जयपुर का शासक बनेगा। ये शर्त आपको अगर मंजूर है तो मैं तुम्हें जयपुर का शासक बनाने के लिए सहयोग करूंगा। अब देखो जयसिंह ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं शासक बनाऊंगा और ये मैं लिखित में समझौता आपके सामने रखता हूँ। तो ये समझौता हो जाता है और इस देवारी समझौते के तहत ही अमर सिंह ने अपनी पुत्री जिसका नाम था चंद्रकौरी, उसका विवाह जयसिंह के साथ में कर दिया। साथ ही अजीत सिंह ने कहा मेरी भी पुत्री है सूरजकौरी, उसका विवाह भी मैं जयसिंह को बोला आपके साथ करना चाहता हूँ। बोले कर दो। अब ये क्या शर्त रखेगा? शर्त अमर सिंह को रखनी है क्योंकि अमर सिंह ने कहा मेरी पुत्री से जो पुत्र होगा वही शासक बनेगा। अब शादी हो जाती है, यानी मेवाड़ में भी लाडी मिल गई और मारवाड़ में भी लाडी मिल गई और जयपुर की रियासत भी वापस मिल जाती है इस समझौते के तहत। क्योंकि मैं देखो इस समझौते के बाद में क्या होता है, इस समझौते के बाद मेवाड़, मारवाड़ और आमेर की संयुक्त सेना ने आमेर में विजय सिंह और बहादुर शाह प्रथम जो मुज्जम के प्रतिनिधि थे सैयद हुसैन खां, कौन था? सैयद हुसैन खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था, याद ध्यान से सुन लेना। मुज्जम का प्रतिनिधि था सैयद हुसैन खां, उसको पराजित किया। सवाई जयसिंह को पुनः आमेर का शासक बनाया, साथ ही मारवाड़ में भी अजीत सिंह को शासक बना दिया। समझौता हो गया, उनको शासक बना दिया, पुत्रियों से शादी कर दी। आगे चल के एक बड़ी समस्या होगी और वो समस्या क्या होगी कि जयसिंह से और चंद्रकौरी से यानी मेवाड़ राजकुमारी चंद्रकौरी से शर्त रख दी थी कि इससे जो पुत्र होगा तो इससे जो पुत्र होगा वो होगा माधो सिंह, प्लस जो सूरज कंवर थी कांकी मारवाड़ की अजीत सिंह की बेटी, और जयसिंह से जो पुत्र होगा उसका नाम है ईश्वरी सिंह। अब बड़ा पुत्र जो होता है वो ईश्वरी सिंह होता है। नियम यह था कि जो बड़ा होगा वही शासक बनेगा। अब ईश्वरी सिंह वहां फिर शासक बन जाता है। ये संधि का नियम, संधि में क्या था? संधि में यह था कि चंद्रकौरी से जो होगा वो शासक बनेगा। वहां फिर जयपुर के अंदर सवाई जयसिंह के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष होगा, उसको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सवाई जयसिंह के बारे में बहुत कुछ पढ़ना हमें बाकी है। तो ये देवारी संधि के तहत ऐसा हुआ था कि इनको पुणे वापस आमेर और मारवाड़ रियासत मिल गई थी। तो 1707 में जजाऊ का युद्ध हुआ, उत्तराधिकार संघर्ष दिल्ली में हुआ। 1708 में देवारी समझौता। 1710 में क्या होता है देखिए। 1710 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जयसिंह को चित्रकूट जो यूपी में है और काबुल का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। यानी बहादुर शाह प्रथम को अब पता चल गया था कि भाई अब इनसे लड़ने में कोई फायदा नहीं है, तो उसने भी इनसे दोस्ती कर ली और सवाई जयसिंह को चित्रकूट जो कि यूपी में है, आपने सुना होगा चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, तो वही चित्रकूट है, वहां का प्रशासक नियुक्त किया था। ध्यान रखना, प्रश्न वन लाइन आपको याद रखनी है। तो काबुल और चित्रकूट का जो सूबेदार है वो नियुक्त किया किसको? सवाई जयसिंह को। ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1710 में ये हुआ। अगला सन आ रहा है 1712। 1712 में क्या घटना होती है देखिए, सब हम क्रम से पढ़ रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। वीडियो हमारा पूरा होगा, उसके पश्चात हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये पीडीएफ में नोट्स आपको उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप चाहे तो मुझे 99 83 33 32 06 यानी 998 493 206 इस नंबर पर आप हाई करके
और आप बोल सकते हो तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, ताकि वहां पर भी आपको प्रतिदिन जो वीडियो पढ़ा रहे हैं उनकी नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अभी हिस्ट्री चल रही है, 20-25 दिन ही हुए हैं इस प्रकार से वीडियो मैंने चालू करते हुए, और उसके बाद हम कला संस्कृति, फिर भूगोल, सारा नोट्स हम पढ़ेंगे और बहुत जोरदार नोट्स है, आपको जीवन बदल देंगे साथियों। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। अब 1712 की घटना हमने देख ली, क्या हुआ था। 1710 में तो चित्रकूट यूपी और काबुल का सूबेदार बना दिया था किसको, सवाई जयसिंह को। 1712 में क्या हुआ, जहांदर शाह शासक बनता है, और जहांदर शाह ने क्या किया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। सवाई जयसिंह ने जहांदर शाह से कहा था कि तुम्हें जजिया कर समाप्त करना पड़ेगा आमेर से। तो आमेर से जजिया कर समाप्त किसके समय हुआ, सवाई जयसिंह के समय। किसने किया था, तो जहांदर शाह ने। कब किया, 1712 ईस्वी में। 1713 ईस्वी में फर्रुख सियर ने सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और 7,000 का मनसब पद दिया था। 7,000 का मनसब पद प्राप्त करने वाला पहला शासक संपूर्ण राजपूताने में मान सिंह प्रथम था। ये आपको याद रखना है। नोट आया है, सवाई जयसिंह ने 3 बार मालवा की सूबेदारी की थी। ये प्रश्न पूछा हुआ, इसलिए मैंने ऐसे कैसे डलवा दिया कि सवाई जयसिंह ने कितनी बार मालवा की सूबेदारी की थी, 3 बार। 1715 ईस्वी में एक घटना होती है, भरतपुर में चूड़ामण जाट ने विद्रोह किया था, और उस विद्रोह को दबाने हेतु फर्रुख सियर ने जयसिंह को भेजा, और इसी जयसिंह ने जो है चूड़ामण के विद्रोह को दबाया, और भरतपुर में एक दुर्ग है थूण दुर्ग, उसका घेराव किया, और चूड़ामण को फर्रुख सियर के साथ संधि करने हेतु विवश किया था। अर्थात चूड़ामण जो जाट था वो फर्रुख सियर से विद्रोह उसने कर दिया था, और इस चूड़ामण जाट के विद्रोह को दबाने के लिए कौन आया था, सवाई जयसिंह आया था। यहाँ पे ये प्रश्न आरएस में पूछा हुआ है कि जब सवाई जयसिंह भरतपुर में चूड़ामण जाट के विद्रोह को दबाने आया था, तब जयसिंह ने मालवा की सूबेदारी किसे सौंपी थी। तो ये भी मैंने नोट में, देखो जो प्रश्न पूछे गए ना उनको मैंने नोट में डाला है। रूपाराम जाट को सौंपी थी। देखिए, जाट का ही विद्रोह दबाने के लिए आया था चूड़ामण जाट का, और इधर मालवा की सूबेदारी किसको सौंपी थी, चूड़ामण जाट को। क्यों, क्योंकि मालवा का सूबेदार था कौन, ये सवाई जयसिंह। 3 बार मालवा का सूबेदार रहा था। आगे देखिए 1715 की घटना। सारे सन हमने क्रम से डाले हैं ताकि आपको क्रम वाइज याद हो जाए। 1715 ईस्वी में क्या हुआ, 1715 ईस्वी में सवाई जयसिंह मराठा सरदार माधव खांडेराव और कान्होजी भोसले के मध्य तिलकुट, ये स्थान कहां पर है, भीलवाड़ा में, तिलकुट का युद्ध हुआ, जिसमें सवाई जयसिंह की हार होती है, सवाई जयसिंह पराजित हुआ था। कुल मिला के बात यह है कि एक बात हमको समझ में आ रही है क्या, कि मराठा शक्ति जो है वो इस समय ताकतवर दिखाई दे रही है, और इतनी ताकतवर हो जाएगी कि दिल्ली की जो सल्तनत थी वो भी इनके सामने घुटने टेक चुकी थी। मराठा जो थी शक्ति वो बहुत ताकतवर शक्ति के रूप में उभरी थी। तो 1715 में तिलसुद भीलवाड़ा का युद्ध हुआ। तिलसुद स्थान भीलवाड़ा में, और किस किस के बीच में होता है, तो मराठे और सवाई जयसिंह के मध्य में। मराठे कौन थे, माधव खंडेराव और कान्होजी भोसले। जीत किसकी होती है, मराठों की। 1720 ईस्वी में बादशाह मोहम्मद शाह से सवाई जयसिंह ने जजिया कर समाप्त करवाया। वो मैंने नोट में भी आप पहले मैंने बताया था। फर्रुख सियर ने खुश होकर के किया था, उसके बाद मोहम्मद शाह बादशाह बना, उसने वापस चालू कर दिया था। फिर सवाई जयसिंह ने जजिया कर को समाप्त करवाया 1720 ईस्वी में। और 1725 ईस्वी में बहुत बड़ा काम किया था सवाई जयसिंह ने। क्या किया, 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई थी, और पूरा का पूरा जयपुर जो है को एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला बना दिया था। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी, नक्षत्रों की जानकारी, और ऐसी प्रयोगशाला सवाई जयसिंह ने बनाई कि सवाई जयसिंह पूरे के पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया था। 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई। उसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम से जीज मोहम्मद शाही नाम रखा था, और ये कई बार पूछा है, जीज मोहम्मद शाही। 1722 में शुद्ध सारणी बनवाई, जीज मोहम्मद शाही की रचना इन्होंने की,
और 1733 में इसको प्रकाशित करवाया था। ये भी आरएस में पूछा है कि जीज मोहम्मद शाही कब प्रकाशित हुई थी, 1733 में। और 18 नवंबर 1727 बहुत बड़ा दिन। इस दिन सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। ध्यान रखना साथियों, जयपुर की स्थापना जिस स्थान पर की उस जगह का नाम है जोरावर सिंह गेट। जिस प्रकार से अगर पूछ ले कि उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने किस स्थान पर की थी, तो मेवाड़ के इतिहास में मैंने आपको बताया था धूणी नामक स्थान पर की थी। जैसे रहा बीकानेर, राती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर शहर बसाया, उसी प्रकार से जयपुर शहर या जयपुर की जहां स्थापना की उस जगह उस स्थान का नाम था जोरावर सिंह गेट। यानी ये जो है कछुओं की अंतिम चौथी राजधानी। पहली राजधानी पहले वीडियो में आपने देखा होगा किस प्रकार से बड़ गुजरों से दौसा को छीना, पहली राजधानी दौसा बनाई, दूसरी माची मीणाओं से छीना और रामगढ़ को दूसरी राजधानी बनाई, तीसरी राजधानी आमेर वो भी मीणाओं से छीनी, और चौथी राजधानी जो बनती है जयपुर वालों की वो सॉरी कछुआ राजवंश की, वो जयपुर थी। जिस स्थान पर जयपुर को बसाया उस जगह का नाम है जोरावर सिंह गेट। तो अब जयपुर की स्थापना हो जाती है और जयपुर हमारी राजधानी है, यहाँ से प्रश्न आना लाजमी है, इसलिए प्रत्येक लाइन हम पढ़ेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान कंपटीशन का कोई पेपर बन रहा है तो जयपुर से आना स्वाभाविक है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। तो अब हम जयपुर शहर के बारे में सारी के सारी जानकारी पढ़ेंगे, क्या क्या प्रश्न इससे बनेंगे, क्या क्या आरबीएससी की बुकों में दिया हुआ है, एनसीईआरटी हिंदी ग्रंथ अकादमियों में जयपुर के बारे में जो बातें लिखी हुई है साथियों, वो सारी हम चर्चा करेंगे बिल्कुल डिटेल से। सुनते जाइए। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर। जिस स्थान पर बसाया उस जगह का नाम है जोरावर सिंह गेट। तो जयपुर का उस समय नाम जयपुर नहीं रखा था, उस समय जयपुर का नाम क्या रखा था, जयनगर। जयपुर शहर की नींव सवाई जयसिंह के गुरु जिनका नाम है जगन्नाथ पुंडरिक द्वारा रखी गई थी। अब बताओ ये प्रश्न कितनी बार पूछा है कि जयपुर की नींव किसने, सवाई जयसिंह के गुरु जगन्नाथ पुंडरिक के द्वारा रखी गई। जयपुर शहर के वास्तुकार, वास्तुकार का मतलब इंजीनियर, तो इंजीनियर देखो एक तो विद्याधर भट्टाचार्य और पुर्तगाली वास्तुकार थे जिनका नाम है जेवियर डी सिल्वा। ये दोनों के दोनों जयपुर के वास्तुकार है। विद्याधर भट्टाचार्य कई बार पूछ लिया, पुर्तगाली वास्तुकार अब पूछा जा सकता है, तो याद रखना जेवियर डी सिल्वा जयपुर के वास्तुकार। अर्थात जयपुर विश्व का प्रथम शहर है जो वास्तु के आधार पर बनाया गया था, वास्तु नियोजित तरीके से बसाया गया शहर। पहला शहर कौन सा है, जयपुर। उपनाम देख लो, जयपुर के उपनाम, उपनाम क्या क्या है। जयपुर को राजस्थान का वृंदावन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई राजस्थान का वृंदावन, क्योंकि जिस प्रकार से वृंदावन में मंदिर है उसी प्रकार से जयपुर में भी मंदिर है। कृष्ण भगवान को करके आपको भी पता होगा, जैसे सवाई प्रताप सिंह के समय जो है हवा महल की बात करें तो वो कृष्ण भगवान के मुकुट के आकार में, यानी पूरा का पूरा कृष्ण भगवान पे आधारित है। और बहुत सारे यहाँ पर कृष्ण भगवान को लेकर, जैसे गोविंद देव जी मंदिर आपको पता है फेमस मंदिर है, इसलिए जयपुर को राजस्थान का वृंदावन कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी काशी, राजस्थान की दूसरी काशी, देखिए काशी, राजस्थान की काशी बूंदी शहर को कहा जाता है। दूसरी काशी, काशी का मतलब होता है, काशी में पहले लोग जो है वो संस्कृत पढ़ने के लिए जाते थे, ज्योतिष पढ़ने के लिए जाते थे, तो ज्योतिष और संस्कृत का ये बड़ा हब बन गया था, ज्योतिष शिक्षा का हब बन गया था, इसलिए राजस्थान की दूसरी काशी जयपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस, अब देखिए पेरिस जो शहर है तो उसके समान इसको सुंदर शहर बताया गया है कि जयपुर जो है वो पेरिस के जैसा सुंदर है, इसलिए इसको पूर्व का पेरिस कहा है। और गुलाबी नगरी तो आप जानते हो, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1876 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय ने इसे गुलाबी रंग से रंगवाया था, तो इसलिए इसको गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। चार उपनाम आपको याद रखने दोस्तों, राजस्थान का वृंदावन, राजस्थान की दूसरी काशी, पूर्व का पेरिस और गुलाबी नगरी। अब गुलाबी नगरी से कुछ प्रश्न बनते हैं, देख लो नोट डाल के मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट, प्रिंस के राजकुमार जिनका नाम है अल्बर्ट,
प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर, जब ये जयपुर आए थे, राम सिंह द्वितीय, याद रखना, पढ़ेंगे अभी राम सिंह द्वितीय, उसके समय 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से जयपुर को रंगवाया गया था। स्टैनली रीड, जो उस समय के बड़े पत्रकार रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले जयपुर को पिंक सिटी कहा था, गुलाबी नगरी कहा था। अब जयपुर के लिए खास बात देख लो। जयपुर शहर का प्रारूप जर्मनी का एक शहर है, द एल्ड स्टेडर्ट एलर्ग के समान है। जयपुर शहर का प्रारूप जर्मनी का शहर द एल्ड स्टेडर्ट एलर्ग के समान है। जयपुर की सुंदरता पेरिस के समान है, मैंने अभी बताया था। जयपुर की भव्यता मास्को के समान है। मास्को क्या है? मास्को जो है वो रूस की राजधानी है। भव्यता, देखिए, एक होता है स्मार्ट और एक होता है ब्यूटी। ब्यूटी मतलब सुंदरता, तो सुंदरता तो किसके समान है? पेरिस के समान है। और भव्यता किसके समान है? मास्को, जो रूस की राजधानी है। इसके अलावा जयपुर जो शहर है वो चीन के कैंटीना और इराक की राजधानी बगदाद, दोनों शहरों के मिश्रण का समायोजन इस जयपुर शहर को बताया गया है। चौथा पॉइंट जयपुर के लिए हम देख रहे हैं कि इस शहर की जल निकासी और सड़क का प्रारूप जो निर्माण किया था, उस इंजीनियर का नाम है मेलकम स्पीड। कैसे याद रखे गुरुजी, इतने सारे आप नाम दे रहे हो? तो मेलकम स्पीड ऐसे याद रखना कि अगर अच्छी सड़कें और अच्छी नालियां होगी ना, तो पानी नहीं जमेगा। पानी नहीं जमेगा मतलब मेल या कचरा नहीं जमेगा और पानी स्पीड से निकल जाएगा। सही बात है ना? जब कचरा नालियों में नहीं जमता है तो पानी स्पीड से निकल जाता है। तो कैसे याद रखोगे कि जयपुर शहर की जल निकासी और सड़क प्रारूप निर्माता मेलकम स्पीड, मेल कम जमेगा और पानी स्पीड से निकल जाएगा, मेलकम स्पीड। तो सड़क और नाली के इंजीनियर जो थे उनका नाम है मेलकम स्पीड। समकोण सिद्धांत पर बसाया गया यह शहर जयपुर 9 चौकड़ी और 7 दरवाजों के रूप में 1729 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा होता है। 1727 में तो बसाया गया था। तो ये चौकड़ियां क्या होती है? देखो, चौकड़ी मैं आपको बता देता हूं। चौकड़ी का मतलब ये होता है कि 9 चौकड़ियां यानी 9 कॉलोनियां बसाई गई थी, वो भी इस प्रकार से चौकोर में। 1 कॉलोनी हो गई, 2 कॉलोनी हो गई, 3 कॉलोनी हो गई, ये चौकड़ियों में कॉलोनी बसाई थी। तो इस प्रकार से 9 चौकड़ियां बसाई थी। तो 9 चौकड़ियों के आधार पर और 7 दरवाजे, मतलब जयपुर में प्रवेश करने के उस समय कितने मुख्य दरवाजे थे? 7 दरवाजे बनाए गए। ये थोड़ी सी बातें हैं, आपको याद रखनी है। अब हमारा नोट आ रहा है और नोट नंबर फर्स्ट। इस शहर को अर्थात जयपुर शहर को ब्रिटिश पत्रकार स्टैनले रीड, बिल्कुल स्टैनले रीड ने जयपुर शहर को अपनी पुस्तक जिसका नाम है राइट टूर टू इंडिया में पिंक सिटी अर्थात गुलाबी नगरी लिखा है। मैंने पहले भी आपको बताया था ना, स्टैनले रीड ने ही सबसे पहले जयपुर को पिंक सिटी कहा था। अगर पुस्तक पूछ ले तो राइट टूर टू इंडिया किसने? स्टैनले रीड ने। कौन है ये? ब्रिटिश के पत्रकार है। दूसरा नोट देख लो। दूसरा नोट हमारा आ रहा है, आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता मिर्जा इस्माइल को माना जाता है। इन्होंने 4 दीवारी के बाहर जयपुर का डिजाइन तैयार किया था, अर्थात जयपुर शहर का आधुनिकीकरण किया था। अगर प्रश्न पूछ ले आधुनिक जयपुर, देखो जयपुर का निर्माता तो सवाई जयसिंह है, लेकिन आधुनिक जयपुर का निर्माता, गुरुजी ये आधुनिक जयपुर का क्या तात्पर्य? आधुनिक जयपुर का मतलब है वर्तमान जयपुर। देखिए, उस समय जो जयपुर शहर बसाया था वो 9 चौकड़ी यानी 9 कॉलोनियां थी और 7 दरवाजे प्रवेश के लिए थे और चारों तरफ 4 दीवारी बसा दी थी। लेकिन इस 4 दीवारी से बाहर अगर जयपुर को जिसने डिजाइन किया वो कौन है? मिर्जा इस्माइल है। और मिर्जा इस्माइल कौन है? मिर्जा इस्माइल मान सिंह द्वितीय, जो जयपुर के अंतिम शासक होंगे, तो मान सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। तो उस मिर्जा इस्माइल को ही आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। अब जिसके लिए सवाई जयसिंह को जाना जाता है वो वेधशालाएं हमें याद रखनी है। देखिए कौन कौन सी वेधशालाएं। सवाई जयसिंह ने कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया और ये 5 वेधशालाएं कितनी बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है दोस्तों। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इन वेधशालाओं की स्थापना का उद्देश्य बताओ क्या था? क्या है वेधशाला और इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो वेधशाला का मतलब ये वेदों से संबंधित प्रयोगशालाएं थी
जिसमें जिसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि की का पता लगाना, इनकी जानकारी लेना, इसीलिए ये वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। सबसे पहले कौन सी वेधशाला बनवाई? तो सबसे पहले सवाई जयसिंह ने दिल्ली में वेधशाला, 5 वेधशाला है, पांचों के बारे में पढ़ेंगे। पहली वेधशाला कौन सी है? दिल्ली वेधशाला। कब? 1727 में, अर्थात जब जयपुर की स्थापना नहीं हुई उससे पहले उन्होंने दिल्ली वेधशाला बनवा दी थी। तो पहली वेधशाला दिल्ली, सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम वेधशाला कौन सी है? दिल्ली वेधशाला, जो सबसे प्राचीन है, सबसे प्रथम है, ये एक लाइन याद रखना है। दूसरी जयपुर वेधशाला, जिसके लिए प्रश्न आता है, तो ये सबसे बड़ी वेधशाला है जयपुर की स्थापना के बाद 1728 से 34 तक के मध्य में इसका निर्माण करवाया था। इसमें जो जयपुर वेधशाला है ये सबसे बड़ी वेधशाला है। सबसे प्राचीन पूछे तो दिल्ली, सबसे बड़ी पूछे तो जयपुर, बाकी तो नाम ही याद रखने हैं। तो जयपुर वेधशाला का निर्माण 1728 से 34, इसमें कुल 14 यंत्र लगे हुए हैं, ये प्रश्न पूछा हुआ है। प्रमुख यंत्र कौन कौन से हैं? सम्राट यंत्र याद रखना है। क्या है इसमें? विश्व की सबसे बड़ी घड़ी, अर्थात समय मापने के लिए विश्व की सबसे बड़ी घड़ी, जिसको सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है, इसी जयपुर वेधशाला में स्थापित करवाई थी। दूसरा है राम यंत्र, और ये ऊंचाई मापने वाला यंत्र है। प्रश्न पूछ ले कि सवाई जयसिंह के समय ऊंचाई मापने हेतु जयपुर वेधशाला में कौन सा यंत्र लगवाया था? उसका नाम था राम यंत्र। जयप्रकाश यंत्र, सुंथल यंत्र, ये सब के सब किसमें है? जयपुर वेधशाला में। कुल कितने यंत्र है? 14। 4 का मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है क्योंकि जो महत्वपूर्ण है, वैसे तो पढ़ने जाओ तो बहुत सारा है, पर हम कचरा नहीं पढ़ेंगे, प्रत्येक लाइन जो हमारे लिए उपयोगी है केवल वही पढ़ेंगे। नोट आया है, देख लो। जयपुर वेधशाला को 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। अब मैं आपको कह रहा हूं ना कि सच में इतनी इंपॉर्टेंट है। कौन सी वेधशाला? जयपुर वेधशाला। क्या याद रखना है? 14 यंत्र इसमें लगे हुए हैं, सबसे बड़ी वेधशाला है, और जिसमें राम यंत्र, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, सुंथल यंत्र, चारों तो आपको याद रखने हैं। 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इसको शामिल कर लिया गया, और ये राजस्थान की प्रथम सांस्कृतिक धरोहर है जो विश्व विरासत सूची में शामिल हुई थी। ऐसा भी प्रश्न, देखो कथन कारण में ऐसे प्रश्न आते हैं कि राजस्थान की प्रथम सांस्कृतिक धरोहर जो विश्व विरासत सूची में शामिल हुई, क्या नाम है? तो उसका नाम है जयपुर वेधशाला। 5 थी, दिल्ली हमने पढ़ी सबसे पहली, दूसरी जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी, और सबसे प्राचीन हमने दिल्ली पढ़ी, तीसरी उज्जैन में, और चौथी बनारस, और 5वीं मथुरा। तो ये 5 वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। अब शुरू होता है मराठों के साथ में इनका संघर्ष। मैंने आपको बताया था कि मराठा ऐसी शक्ति बन करके सामने आए थे कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत को भी हिला के रख दिया था। तो मराठों के साथ जयपुर वालों के युद्ध होंगे, क्यों होंगे, क्या क्या घटनाएं होंगी, और किस प्रकार से सवाई जयसिंह अपने ही भांजे की हत्या करवाता है। बूंदी में बहुत बड़ी घटना होगी, तो कहानी में आपको आनंद आने वाला है। शुरुआत करते हैं मराठों के साथ जयपुर वालों के संबंध। मराठों के साथ में युद्ध के बारे में बात करें तो देखो, मंदसौर का युद्ध 1732-33 ईस्वी में सवाई जयसिंह और मराठा पेशवा सरदार के मध्य में युद्ध हुआ। इसमें कौन विजय हुए? इसमें भी मराठा विजय हुए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि तिल सूद का युद्ध हुआ था, उसमें भी मराठे विजय हुए थे, सवाई जयसिंह की हार हुई थी। मंदसौर एमपी में है, और मंदसौर का युद्ध जो हुआ वो मराठे और जयसिंह के बीच में क्यों हुआ था, बताओ कारण। तो इसका कारण ये था कि मालवा की जागीर जो थी वो सवाई जयसिंह के पास में थी, और मराठा जो थे वो मालवा पर अपना अधिकार करना चाह रहे थे। तो सवाई जयसिंह ने इसीलिए, यानी मराठे मालवा पर अधिकार नहीं करे, इस कारण को लेकर के मंदसौर का युद्ध होता है 1732-33 में। लेकिन इसमें जीत किसकी हुई? मराठों की थी। सवाई जयसिंह का बूंदी राज्य से विवाद क्यों हुआ था? देखिए, सवाई जयसिंह ने 1733 ईस्वी में जयपुर बृहत्तर योजना चलाई थी, जिसका बूंदी शासक सवाई जयसिंह के बहनोई मतलब जीजाजी बुद्ध सिंह हडा ने विरोध किया था। हालांकि इनके बीच में अनबन हो गई थी, और अनबन मंदसौर के युद्ध में ही हो गई थी।
क्योंकि मंदसौर के युद्ध में जो बुद्ध सिंह हाडा था उसने जयसिंह का सहयोग नहीं किया था, इससे जयसिंह नाराज था। दूसरा कारण ये था कि सवाई जयसिंह के और दोनों जीजा सालाओं के बीच में वैमनस्यता हो गई थी, दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई थी। तो जयपुर बृहत्तर योजना क्या है गुरुजी, ये भी बता दो। जयपुर बृहत्तर योजना का मतलब ये था कि सवाई जयसिंह ने एक ऐसी योजना चलाई थी कि सब जो है ना, मुख्य जो सेंटर रहेगा वो जयपुर ही रहेगा, संपूर्ण राजपूताने का जो भी गतिविधि होगी। तो इसके जीजाजी थे, जीजाजी अब देखो नहीं माने, जीजाजी ने कहा नहीं, हम तुम्हारा समर्थन नहीं करते। ऐसी कंडीशन में एक बहुत बड़ी घटना होती है, नोट आपके सामने। 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने अपनी बहन जिसका नाम है अमर कौरी और अमर कौरी के पुत्र है जिसका नाम है भवानी सिंह की हत्या कर दी थी। यानी एक मामा ने अपने ही भांजे की हत्या कर दी और बुद्ध सिंह हाडा को गद्दी से हटा दिया। भांजे की हत्या कर दी। भांजा कौन है? भवानी सिंह, जय सिंह का भांजा है, बहन का लड़का है, अमर कौरी का बेटा है भवानी सिंह, उसकी मामा के द्वारा हत्या कर दी जाती है। अब आप सोचो, जीजाजी बुद्ध सिंह हाडा थे इनके, उनको गद्दी से हटा दिया और करवर के शासक थे देवी सिंह हाडा, उसको बूंदी का प्रशासक नियुक्त किया था। गुरुजी ये देवी सिंह हाडा को क्यों किया? तो देवी सिंह हाडा जो थे वो सवाई जयसिंह के मामा जी थे। सुनो मेरी बात, एक मामा ने अपने भांजा को मारा और स्वयं के मामा को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया, यानी सवाई जयसिंह के मामा थे देवी सिंह हाडा, तो उनको यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि देवी सिंह जो हाडा थे इसके पुत्र के साथ में इसने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था, तो इसलिए भी इसने सहयोग किया था, लेकिन ये सत्य नहीं लगती है। तो देवी सिंह हाडा जो इनके मामा थे उसको यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब बुद्ध सिंह हाडा की पत्नी सवाई जयसिंह की बहन जिसका नाम है अमर कौरी, अमर कौरी ने क्या किया? मराठा सरदार मल्हार राव होलकर और राणा जी सिंधिया को राखी भेजी। बोले अब मेरा भाई जो माँ का जाया भाई है वो मेरा दुश्मन है, इसलिए अब आपको मेरा भाई बनना पड़ेगा, और मराठों से सहयोग मांगती है, मराठों को राखी भेजती। कई बार प्रश्न आता है ना कि सबसे पहले मराठों को राखी किसने भेजी, राजपूताने में मराठों को किसने आमंत्रित किया? यही बुद्ध सिंह हाडा की पत्नी जिसका नाम है अमर कौरी, जिसने अपना बेटा खो दिया था। तो उसने राखी भेजी और राखी भेजने के बाद फिर क्या होता है? किस किस को राखी भेजी? मराठा सरदार मल्हार राव होलकर और राणा जी सिंधिया को राखी भेजकर अपने दूसरे पुत्र उम्मेद सिंह को बूंदी का शासक बनाने की मांग की। इसके परिणाम स्वरूप 1735 ईस्वी में सवाई जयसिंह और मराठों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? रामपुरा का युद्ध हुआ। और रामपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा में है। लेकिन पता है इसमें क्या हुआ? इसमें सवाई जयसिंह की विजय हो गई। दोनों बार सवाई जयसिंह मराठों से हार जाता है, लेकिन जहां जीतना चाहिए था मराठों को वहां मराठे हार गए, और कौन जीत गया? सवाई जयसिंह जीत गया। याद रखना, रामपुरा जो कि भीलवाड़ा में है, रामपुरा के युद्ध में मराठों से किसकी विजय होती है? सवाई जयसिंह की। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम आगमन बूंदी रियासत में हुआ था। ये मैंने नोट डाल के इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे हुरडा सम्मेलन की, और ये हुरडा सम्मेलन जो है वो क्यों आयोजित किया गया, क्या कारण था? तो ये मराठों से निपटने के लिए हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्यों आयोजित हुआ था? देखिए, मराठों की शक्ति इतनी हो गई थी और राजपूताने में मराठे निश्चित रूप से सबको परेशान कर रहे थे। हालांकि लेटेस्ट जो युद्ध हुआ था वो तो सवाई जयसिंह ने जीता था, लेकिन जयसिंह को ऐसा लग गया था कि अब संपूर्ण राजपूताने के शासकों को एक होना होगा अगर मराठों से लड़ना है तो। ऐसी कंडीशन में हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था, और ये प्रयास किसका थे? सवाई जयसिंह के ही प्रयास था। हुरडा जो स्थान है वो भीलवाड़ा में है। सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को। इसमें सभी राजपूत शासकों को मराठों के विरुद्ध हुरडा भीलवाड़ा में सैन्य उपस्थित होना था। मतलब सेना के साथ में सभी राजपूत राजाओं से निवेदन किया था कि आप अपनी सेना के साथ में हुरडा भीलवाड़ा में उपस्थित होना है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी, परंतु यह सम्मेलन असफल रहा था। क्यों असफल रहने का एक बड़ा कारण यह था क्योंकि जो ये सम्मेलन आयोजित होना था वो संग्राम सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में, जो जगत सिंह के पिता थे उनकी अध्यक्षता में होना था। सम्मेलन से जस्ट पहले उनकी मृत्यु हो जाती है।
और मृत्यु होने के पश्चात संपूर्ण राजपूताने में एक मैसेज गया था कि ये सम्मेलन होगा कि नहीं होगा। तो कुछ एजेंडा जो था वो सही तरीके से लोगों के पास में नहीं पहुंच पाया था और इसलिए ये जो सम्मेलन था वो असफल रहा था, हुरडा सम्मेलन। तो हुरडा सम्मेलन में सहयोग रहा इनका 17 जुलाई 1734, कई बार पूछा है। एक सवाई जयसिंह ने जो ये यज्ञ किया था ना, अश्वमेध यज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने भी किया था और अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक यही था सवाई जयसिंह। कब किया, बस ये डेट आप याद रख लो, 1740 ईस्वी में किसने किया, सवाई जयसिंह ने। और एक लाइन ये भी याद रख लो कि ये अंतिम हिंदू शासक था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू राजा कौन था, तो सवाई जयसिंह। एक युद्ध आता है गंगवान का युद्ध, सुन लो इसके बाद में। ये गंगवान किशनगढ़ में है और क्या घटना होती है। 1741 ईस्वी में सवाई जयसिंह मारवाड़ शासक अभय सिंह के मध्य एक युद्ध हुआ था, गंगवान किशनगढ़ का युद्ध। इसमें विजय हुई थी सवाई जयसिंह की। गुरुजी, ये जो युद्ध है वो क्यों हुआ? अभी अभय सिंह जो है ना, मैं अब बता देता हूँ, अभय सिंह वही था जिसके समय में मारवाड़ के अंदर खिजड़वी आंदोलन हुआ था, 363 विश्नोइयों ने अपनी जान दी थी। तो उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? अभय सिंह, और जयपुर का शासक सवाई जयसिंह। इनके मध्य में 1741 में किशनगढ़ का युद्ध हुआ, गंगवान किशनगढ़ का युद्ध, और वर्चस्व को लेकर के ये युद्ध लड़ा गया था। नोट में एक लाइन मैंने लिखी है, जयपुर चित्र शैली में गंगवान युद्ध का चित्रण किसने किया है? अब देख लो, ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो सिलेक्शन करवाने लायक होते हैं। प्रत्येक आप देखना, हर जगह पे आपको ये नहीं मिलेंगे। लालचंद नामक जो चित्रकार था, उन्होंने गंगवान युद्ध का चित्रण किया है। और ये बहुत सारे विद्यार्थियों को तो ये पता ही नहीं होगा कि गंगवान का युद्ध भी हुआ था। बिल्कुल, जयपुर और जोधपुर रियासत के बीच में युद्ध होता है, बड़ा युद्ध था। जयपुर का राजा सवाई जयसिंह और मारवाड़ का कौन था? अभय सिंह। इनके मध्य में गंगवान स्थान किशनगढ़ में। अब सवाई जयसिंह की हम स्थापत्य उपलब्धियां देख लेते हैं कि कौन कौन सी। देखिए, स्थापत्य का मतलब ऐसी उपलब्धि जो स्थापित कर दिया है। उसके अंदर मंदिर आपके आ सकते हैं, विभिन्न प्रकार के महल आ सकते हैं, कुएं तालाब बावड़ियां आती है, यानी ऐसी उपलब्धि जिसको स्थापित कर दिया हो वो स्थापत्य कला कहलाती है। तो सवाई जयसिंह ने क्या क्या स्थापत्य उपलब्धियां हासिल की? तो देखिए, जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया, कल्कि भगवान का, जिसको कहते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे, तो कल्कि भगवान का मंदिर जयपुर में किसने बनवाया? सवाई जयसिंह ने। जयपुर में गोविंद देव जी का प्रसिद्ध मंदिर सवाई जयसिंह ने। इसके अलावा सवाई जयसिंह ने सिसोदिया रानी चंद्रकोरी, मैंने बताया था अमर सिंह द्वितीय की पुत्री, जो देवारी समझौते के तहत शादी हुई थी सवाई जयसिंह की, अभी बताया था ना। तो उस चंद्रकोरी को सिसोदिया रानी के नाम से जाना गया। तो सिसोदिया रानी का महल ये भी किसने बनवाया? सवाई जयसिंह ने बनवाया था। सवाई जयसिंह ने गर्भावती नदी, याद रखना, गर्भावती नदी के पानी को रोक करके जयपुर में है ना मानसरोवर या मानसागर झील का निर्माण करवाया था। अब ये प्रश्न देखो, मानसरोवर झील कहाँ पर है? पहले प्रश्न पूछते थे, सबको पता है जयपुर में, लेकिन प्रश्न बनेगा कि मानसरोवर झील का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। किस नदी के पानी को रोक करके? यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है, नदी का नाम है गर्भावती नदी। और इसी मानसरोवर झील में एक महल है जिसका नाम है जल महल। तो उस जल महल का निर्माण भी किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने, याद रखना। सवाई जयसिंह ने मराठाओं से बचने हेतु नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कथन कारण में हमारे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है, जयगढ़ दुर्ग भी जयपुर में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग का तो इन्होंने पुनः निर्माण करवाया था, लेकिन नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किससे बचने हेतु करवाया? मराठाओं से बचने हेतु, क्योंकि मराठाओं से अब इनका संघर्ष शुरू हो गया था। तो मराठाओं से बचने हेतु नाहरगढ़ दुर्ग, याद रखना। केवल इतना याद मत करो नाहरगढ़ दुर्ग सवाई जयसिंह ने नहीं, क्यों करवाया? मराठाओं से बचने के लिए। जयगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण भी करवाया और जयगढ़ दुर्ग में एक तोप रखवाई थी, जयबाण तोप का निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया, जिसे रणबांका तोप के नाम से भी जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और देखो, हथियार आदमी कब रखेगा? जब दुश्मनों से खतरा हो। और यहाँ खतरा किससे है? मराठों से। तो मराठाओं से बचने के लिए जयसिंह ने क्या किया? बोले सबसे पहले दुर्ग मजबूत करवाओ, नाहरगढ़ दुर्ग बनवा दिया, जयगढ़
जो दुर्ग है उसका पुनः निर्माण करवा करके उसको मजबूत करवाया और जयगढ़ दुर्ग में एक तोप भी रखवा दी, बोले अब आ जाओ मराठा, अब तुम्हें देखता हूँ। ऐसी तोप बनवाई एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान तोप, एक ही बार जिसको चलाई थी, जो बस्सी में जाकर के लगभग 30-40 किलोमीटर दूर, 30-35 किलोमीटर दूर जाकर के उसका गोला गिरा था और ऐसा कहते हैं वहां तालाब बन गया, पक्षियों की डिलीवरी हो गई थी, एक ही बार चलाई। तो ऐसी तोप है जयबान तोप। तो उस जयबान तोप का निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया था अपने नाम पे, और कहाँ रखवाई वो, जयगढ़ दुर्ग में। एशिया की सबसे बड़ी तोप है और प्रश्न पूछा गया है जयबान तोप का अन्य नाम क्या है, रणबांका तोप। और क्या करवाया स्थापत्य उपलब्धि में सवाई जयसिंह ने, तो देखिए सवाई जयसिंह ने जयपुर में सिटी पैलेस, इसको तो सब जानते हैं, बहुत फेमस जगह है, खूब ज्यादा पर्यटक आते हैं, सिटी पैलेस। और इस सिटी पैलेस में 7 मंजिली इमारत, जिसको अपन चंद्र महल के नाम से जानते हैं। चंद्र महल नाम क्यों पड़ा, आप जानते हो, चंद्रकुंवरी के नाम से, जो सिसोदिया रानी थी। तो 7 मंजिली इमारत सिटी पैलेस के अंदर चंद्र महल का निर्माण करवाया, और साथ ही इस सिटी पैलेस में पोथी खाना, पुस्तकालय, पोथी पुस्तकों कहते हैं ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो पोथी का मतलब पुस्तक होती है, तो पोथी खाना मतलब पुस्तकालय। तो जयपुर में जो सिटी पैलेस में पोथी खाना है, उसका निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह ने अपने आश्रित विद्वानों के निवास हेतु एक अलग से गांव बसा दिया, जिसका नाम है ब्रह्मपुरी, यानी एक कस्बा, एक कॉलोनी अलग से स्थापित करवाई थी ब्रह्मपुरी। और ये प्रश्न भी पूछा है कि अपने विद्वानों के निवास हेतु जो कस्बा बसाया उसका नाम क्या है, ब्रह्मपुरी। किसने बसाया था, सवाई जयसिंह ने। तो ये थी सवाई जयसिंह की स्थापत्य उपलब्धियां। अब हम सवाई जयसिंह की साहित्यिक उपलब्धियां देख लेते हैं। सबसे पहले जीज मोहम्मद शाही। देखिए साथियों, अगर आपको नोट्स ये अच्छे लग रहे हैं, तरीका आपको अच्छा लग रहा है, और वो तो देखो जिस दिन आप परीक्षा में बैठोगे, क्योंकि अभी आज के जमाने में इतने सारे यूट्यूब चैनल है, पता नहीं कौन क्या पढ़ा रहा है। तो मेरा तो उद्देश्य एक ही है कि विद्यार्थी हमारे भटके नहीं, अच्छी चीजें उनको मिल जाए। तो नोट्स आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक करो और कमेंट कर सकते हो, आपका 5 सेकंड लगेगा। देखिए साहित्यिक उपलब्धि आप देख लेते हैं सवाई जयसिंह से संबंधित। सबसे पहले इस ग्रंथ का नाम आप याद रख लो, जीज मोहम्मद शाही। पहले भी मैंने अभी चर्चा की थी, नाम क्या है, जीज मोहम्मद शाही। देखो इसकी रचना 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा की गई थी। नक्षत्रों पर आधारित इस ग्रंथ में नक्षत्रों की शुद्ध सारणियों का वर्णन किया गया है। इसका प्रकाशन 1733 में किया गया था। मैंने बताया 1725 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर इसका नाम जीज मोहम्मद शाही नाम रखा। नक्षत्रों पर आधारित ग्रंथ है, नक्षत्रों की शुद्ध सारणियों का इसमें उल्लेख है। प्रकाशन 1733 में होता है। एक और पुस्तक है जिसका नाम है जयसिंह कारिका। इसकी रचना सवाई जयसिंह ने संस्कृत भाषा में की, मतलब ये खुद संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान थे। और ये जो है जयसिंह कारिका, वो किससे संबंधित ग्रंथ है, यह ग्रहों से संबंधित ग्रंथ है, ग्रहों पर आधारित ग्रंथ है। कहते हैं ना, आपके ग्रह सही नहीं चल रहे, आपका चंद्रमा 4थे स्थान पर है, राहु 7वें स्थान पर है। कहते हैं ना, पंडित जी को कभी दिखाने जाते हैं तो भाई राहु आपके सही जगह पे नहीं है, इसलिए आप बार बार में बीमार होते हो। चंद्रमा आपके इस स्थान पे आएगा तो आपके सब अच्छा होने लग जाएगा। तो ये ग्रहों की जो स्थिति है, तो उससे संबंधित एक पुस्तक है, सवाई जयसिंह ने स्वयं लिखी, संस्कृत भाषा में है। इसका नाम है जयसिंह कारिका। इतना सा याद रख लो, जयसिंह कारिका मतलब ग्रहों की स्थिति पर आधारित है, ग्रहों की गणना पर आधारित है। जीज मोहम्मद शाही नक्षत्रों पर आधारित है। तीसरा बात करते हैं अपन लघु गणक, और इसकी रचना जो है इनके दरबारी विद्वान थे केवल राम। देखो लघु यानी छोटा, और केवल, केवल का मतलब भी ऐसा होता है ना छोटा, ऐसे करके आप याद रख लेना। लघु गणक सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान, और जिनका नाम है केवल राम। तो केवल राम ने लघु गणक की रचना की। नोट आया है, मतलब काम की बात है। देखो नोट भी कितने सारे आगे। सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान जगन्नाथ, और जगन्नाथ ने त्रिकोणमिति, देख लो, जगन्नाथ ने त्रिकोणमिति ज्योतिष का संस्कृत में अनुवाद किया था, और ये सवाई जयसिंह के गुरु भी थे, मैंने आपको बताया था। पुंडरीक जगन्नाथ ये सवाई जयसिंह के गुरु थे,
इन्होंने त्रिकोणमिति की रचना की और ज्योतिष का संस्कृत में अनुवाद भी किया था। दूसरा नोट आया है कि जगन्नाथ ने प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए हैं जिनका नाम है टोलेमी। टोलेमी की पुस्तक है अल्माग्रेस्ट से दो पुस्तकें तैयार की, एक का नाम है सम्राट सिद्धांत और दूसरा का नाम है सिद्धांत कौस्तुभ। बात समझ में आई क्या? वापस सुनो। जगन्नाथ ने प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनका नाम है टोलेमी, उस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे टोलेमी, उनकी पुस्तक है अल्माग्रेस्ट। उस पुस्तक से इन्होंने दो पुस्तकें तैयार की, एक का नाम है सम्राट सिद्धांत, दूसरे का नाम है सिद्धांत कौस्तुभ। प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, सम्राट सिद्धांत या सम्राट कौस्तुभ की रचना किसने की? तो याद रखना जगन्नाथ ने। किसमें से लिया? अल्माग्रेस्ट से। किसकी पुस्तक है? टोलेमी की। तीसरा नोट और फिर देखो, जगन्नाथ ने यूनानी गणितज्ञ जिनका नाम है यूक्लिड की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स का अरबी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था। कुल मिला के बात यह है कि जगन्नाथ बहुत बड़े विद्वान थे और जहां से इनको गणित की कुछ भी अच्छी पुस्तकें मिल रही है उनका उन्होंने अच्छे से अध्ययन किया, उनका अनुवाद किया, उनमें से पुस्तकें बनाई लोगों को देने के लिए। हम भी तो यही कर रहे हैं। देखिए नोट्स में क्या होता है कि जो आरबीएससी, एनसीईआरटी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो प्रमाणित पुस्तकें हैं यहाँ से ये नोट्स तैयार किए ये आपको देने के लिए, ताकि आपको सारी चीजें ढूंढनी नहीं पड़े। चौथा पॉइंट नोट है हमारे सामने, सवाई जयसिंह के दरबार में सर्वाधिक 8 ग्रंथ, ज्योतिष आधारित ग्रंथ जिनकी रचना किसने की थी? केवल राम ने। मैंने बताया था ना, केवल राम ने लघु गणक की रचना की और ज्योतिष आधारित सबसे ज्यादा 8 ग्रंथ है वो किसने लिखे थे? केवल राम ने लिखे थे। पांचवा और लास्ट नोट है हमारा कि सवाई जयसिंह के तीसरे ज्योतिष दरबारी विद्वान जिनका नाम है नयन मुखोपाध्याय। क्या नाम है? नयन मुखोपाध्याय। इन्होंने नक्षत्रों से संबंधित अरबी ग्रंथ जिसका नाम है उकर का संस्कृत में अनुवाद किया था। बात समझ में आई कि सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान है जिनका नाम है नयन मुखोपाध्याय। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नक्षत्रों से संबंधित एक अरबी ग्रंथ है जिसका नाम है उकर, उसका संस्कृत में अनुवाद किया था। तो ये इनकी जो है साहित्यिक उपलब्धियां हमने देखी और अब अंतिम छोर पर हम चल रहे हैं कि इनके अन्य आश्रित दरबारी विद्वान कौन कौन है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, क्योंकि सवाई जयसिंह अपने आप में बहुत बड़ा शासक है और यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अन्य आश्रित दरबारी विद्वानों के बारे में बात करें, सबसे पहले देख लो कृष्ण भट्ट। इन्होंने राम रासा ग्रंथ की रचना की थी। अब बताओ ये राम रासा ग्रंथ 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। राम रासा ग्रंथ की रचना किसने की? कृष्ण भट्ट ने। अब प्रश्न क्या आएगा? अब प्रश्न ये आएगा कि राम रासा ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको राघव गीतम के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ की रचना के बाद सवाई जयसिंह ने कृष्ण भट्ट को कवि कलानिधि और राम रासाचार्य की उपाधि दी थी। बहुत बड़ा ग्रंथ है ये राम रासा ग्रंथ, याद रख लेना। किसने लिखा? कृष्ण भट्ट ने। किसके दरबारी विद्वान है? सवाई जयसिंह से। राम रासा ग्रंथ का एक और नाम क्या है? राघव गीतम। और खुश होकर के इस ग्रंथ की रचना के बाद में अब कथन कारण के प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, इसलिए पूरा डिटेल से याद करो। तो सवाई जयसिंह ने इनको कवि कलानिधि राम रासाचार्य की उपाधि दी थी। दूसरे अन्य दरबारी विद्वान है भट्ट पुंडरीक रत्नाकर। क्या किया था इन्होंने? देखो तो भट्ट पुंडरीक जो रत्नाकर है, इन्होंने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। अब ये भी कई बार पूछ रहा है कि जयसिंह कल्पद्रुम ग्रंथ की रचना किसने की थी? भट्ट पुंडरीक रत्नाकर ने। ये मिर्जा राजा जयसिंह के काल से सवाई जयसिंह के काल तक जयपुर के शासकों के दरबारी विद्वान रहे। कौन? भट्ट पुंडरीक रत्नाकर। जब हमने मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था भट्ट पुंडरीक रत्नाकर, उनके भी दरबारी विद्वान रहे। तो मिर्जा राजा जयसिंह से सवाई जयसिंह तक जो दरबारी विद्वान रहे उनका नाम है भट्ट पुंडरीक रत्नाकर। और ऐसे प्रश्न बनेंगे, इतना कोई नहीं देखता है, कोई भी पढ़ने वाला विद्यार्थी हो इतना कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन यह हमारे दिमाग में आइडिया चलता रहना चाहिए कि आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड ने कौन कौन से प्रश्न पूछ लिए और अब कौन कौन से हमारे नोट्स से आ सकते हैं। उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। जिस दिन वो क्वेश्चन बनेगा उस दिन आपका सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि सब विद्यार्थियों से आप आगे बढ़ोगे। कितने विद्यार्थियों से आगे होगे?
तो यही स्मार्ट स्टडी है और यही सबसे बेस्ट तरीका है। एक विद्यार्थी 10 साल तक, 5 साल तक, 8 साल तक मेहनत कर रहा है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एक विद्यार्थी 2 साल में सिलेक्शन ले लेता है, उसका कारण यही होता है कि उसने स्मार्ट स्टडी की। उसके दिमाग में आइडिया चलता है कि ये प्रश्न आ गया, अब ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। उसके नोट्स ताकतवर होते हैं, उसको ये पता होता है कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, कौन सी बुकों से प्रश्न बन रहे हैं। हम आंख बंद करके नोट्स की पौथन्ना लेकर के आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, पता नहीं उसमें कितना % कचरा है। कचरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कचरा पढ़ते रहे। तो भट्ट पुंडरीक रत्नाकर के लिए क्या याद रखना है? मिर्जा राजा जयसिंह से सवाई जयसिंह तक जयपुर के दरबारी विद्वान रहे और इन्होंने जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की है। एक प्रियदास पेहारी, इसकी कहानी मैंने आपको बताई थी, तो सुन लो एक बार। इन्होंने भक्तमाला टीका, भागवत भाष्य की रचना की थी। ये गलताजी जयपुर में स्थित रामानंदी पीठ के प्रमुख थे। प्रियदास पेहारी, तो इन्होंने गलताजी में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। और अब हमारा नोट आ रहा है, काम का नोट है। देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किसकी प्रशंसा की है? सवाई जयसिंह की प्रशंसा। अब ये सोचो आप, ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। जिस दिन भी प्रश्न आएगा आनंद आ जाएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने राजपूताने के किस शासक की प्रशंसा अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में की है? तो राजपूताने का शासक जिसने जयपुर की स्थापना की, सवाई जयसिंह की प्रशंसा की है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दूसरा नोट देख लो। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र सूरज कंवर का पुत्र है ईश्वरी सिंह और चंद्र कंवरी का पुत्र है माधव सिंह। इनके मध्य में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। उत्तराधिकार संघर्ष होना ही था, कारण था देवारी समझौता। कहानी मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से इन्होंने जो है आजम का सहयोग किया था। मारवाड़ के अजीत सिंह और जयपुर के सवाई जयसिंह ने जीत किसकी हो गई थी? मुज्जम की। तो इनसे मारवाड़ और जयपुर रियासत छीन ली जाती है। फिर ये अमर सिंह द्वितीय के पास में मेवाड़ आते हैं। अमर सिंह द्वितीय ने एक शर्त पे अपनी पुत्री की शादी की थी जिसका नाम था चंद्र कंवरी, कि इससे जो बेटा होगा वही शासक बनेगा। और इधर अजीत सिंह ने भी अपनी पुत्री जिसका नाम है सूरज कंवर का विवाह कर दिया। तो सूरज कंवर से तो ईश्वरी सिंह हो जाता है और सिसोदिया रानी चंद्र कंवरी से माधव सिंह हो जाता है। और इनके बीच में किस प्रकार से उत्तराधिकार संघर्ष होगा, किस प्रकार से ईश्वरी सिंह जो है वो सरगासूली से कूद करके आत्महत्या करेगा, जिसे हम राजपूताने का सबसे दुर्भाग्यशाली शासक मानेंगे। अगले वीडियो में बहुत आनंद आने वाला है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो। देखिए अभी 20-25 मेरे वीडियो हुए हैं इस प्रकार से, और कोशिश करेंगे कि मैं आपको सारा पढ़ाऊं, लेकिन इसमें थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए। तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करो, है ना। अच्छा लगे तो आप कमेंट करो, लाइक करो, ताकि यूट्यूब इसको अधिक लोगों के पास में पहुंचाए, अधिक लोगों को फायदा हो। कर भला तो होगा भला, डू गुड गेट गुड। थैंक यू सो मच। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।